भारत एक ऐसी कहानी है ना जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो है जबरदस्त आर्थिक तरक्की की कहानी और दूसरी तरफ है कुछ बहुत ही गहरी अंदरूनी चुनौतियां। तो आज ना हम इसी पहेली को, इन्हीं विरोधाभासों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विरोधाभास की ना जरा परतें खोलते हैं। देखिए, एक तरफ भारत की आर्थिक तस्वीर क्या शानदार दिखती है। लगभग 7% की जीडीपी ग्रोथ, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जीएसटी कलेक्शन और करीब करीब 700 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब जबरदस्त। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो हमें कुछ गहरी चिंताएं दिखाता है। जैसे महिला सशक्तिकरण की एक अनसुलझी पहेली, हमारे संस्थानों पर भरोसे का एक संकट और स्किल्स का एक बढ़ता हुआ फासला। आज हम इसी दो तरफा हकीकत को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली पहेली की, सशक्तिकरण की पहेली। और इसे समझने के लिए ना हम महिलाओं की फाइनेंशियल आज़ादी के सवाल को देखते हैं। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। देखिए, भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी लोगों को बैंकिंग से जोड़ने में कमाल का काम किया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत में 89% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट्स हैं। 89%! ये दुनिया के 77% के एवरेज से कहीं ज्यादा है। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी स्कीमों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये आंकड़ा तो वाकई बहुत शानदार है ना? पर यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक बैंक खाता खुलवा देना ही सच्ची फाइनेंशियल आजादी है? और यहीं पे ना कहानी थोड़ी उलझ जाती है, क्योंकि असलियत कुछ और है। देखिए, करीब 20% अकाउंट तो ऐसे हैं जो इस्तेमाल ही नहीं होते, बस पड़े हैं, डोरमेंट है। फिर डिजिटल लिटरेसी की कमी एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। कई बार तो ये खाते सिर्फ सरकारी स्कीमों का पैसा लेने देने के काम आते हैं, पर्सनल सेविंग्स या लोन के लिए नहीं। और शायद सबसे बड़ी बात है हमारा सामाजिक ढांचा, जहां आज भी घर के वित्तीय फैसले अक्सर पुरुष ही लेते हैं, भले ही बैंक अकाउंट महिला के नाम पर क्यों ना हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, और ये है विश्वास का संकट। ये संकट तब बहुत गहरा हो जाता है जब भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। सोचिए, ये उस सबसे बड़े वादे पर चोट करता है जो हमारा सिस्टम किसी भी युवा को देता है कि अगर आप में मेरिट है, अगर आप में योग्यता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये बात ना समस्या की जड़ तक जाती है। जो घोटाले हमें दिखते हैं, पेपर लीक हो गया, किसी ने किसी और की जगह एग्जाम दे दिया, वो तो बस आइसबर्ग की टिप है, मतलब जो सतह पर दिख रहा है। असल समस्या, असली सिस्टम की सड़न, वो कहीं ज्यादा गहरी है। और जब ऐसा होता है ना, तो ये एक आम इंसान का सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह तोड़ देता है। तो सवाल ये है कि इस भरोसे को वापस कैसे लाया जाए। खैर, यहाँ एक 5 सूत्रीय रणनीति का सुझाव है। नंबर 1, जो लोग ये एग्जाम करवाते हैं उनकी नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता हो, सब कुछ मेरिट पर हो। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल हो, बायोमेट्रिक्स से लेकर एन्क्रिप्टेड पेपर डिलीवरी तक, ताकि धोखाधड़ी की गुंजाइश ही ना बचे। फिर नंबर 3, इन भ्रष्टाचार के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों ताकि सजा जल्दी मिले। नंबर 4, राज्यों के कमीशन को देखने के लिए एक नेशनल लेवल की बॉडी हो जो सब पर नजर रखे। और 5वां, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है नागरिक जवाबदेही, मतलब आम लोगों और सिविल सोसाइटी को निगरानी का हक मिले ताकि सिस्टम पर दबाव बना रहे। तो ये तो हुई हमारी अंदरूनी चुनौतियां, लेकिन इनके बीच ना दुनिया के मंच पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका बन रहा है। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। अच्छा, इस मौके को समझने के लिए ना एक शब्द समझना जरूरी है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, यानी आर्थिक संरक्षणवाद। ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब कोई देश अपने लोकल उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स या दूसरी रुकावटें बढ़ा देता है। और आजकल ना दुनिया में ये ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। और बस यहीं पर भारत के लिए एक दरवाजा खुलता है। तो सवाल है, भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार क्यों है? चलिए कुछ आंकड़े फटाफट देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी सुस्त पड़ रही हैं, वहीं भारत की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। जबरदस्त है ना? फिर आता है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, लगभग 700 अरब डॉलर। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कुशन है, किसी भी आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल। और फिर है पीएमआई इंडेक्स, ये 50 से ऊपर है, जिसका सीधा सा मतलब है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी का इंजन फुल स्पीड में है। और इस मजबूती को ताकत कहां से मिल रही है? तो इसके पीछे हैं कुछ खास नीतियां और भारत की अपनी ताकतें।
जैसे आत्मनिर्भर भारत का मिशन, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली PLI स्कीम्स और हमारा जबरदस्त डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और ONDC। और इन सब के ऊपर हमारी सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। ये सब मिलकर भारत को एक बहुत खास बढ़त देते हैं। तो चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है भारत की अंदरूनी चुनौतियां और दूसरी तरफ है बाहर दुनिया में मिल रहे मौके। इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए? और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। भारत अपने बड़े बड़े वैश्विक सपनों को तभी हकीकत में बदल सकता है जब वो अपनी घरेलू बुनियाद, अपनी नींव को मजबूत करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर नागरिक के लिए सच्ची फाइनेंशियल आजादी, ऐसे सरकारी संस्थान जिन पर अटूट विश्वास किया जा सके, और एक ऐसी युवा पीढ़ी जो सिर्फ जवान ना हो बल्कि स्किल्ड और कॉन्फिडेंट भी हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत में पोटेंशियल की क्षमता की कोई कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए अपनी आज की नींव को, अपनी इन अंदरूनी कमियों को ठीक कर पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब तय करेगा कि आने वाले सालों में भारत की कहानी क्या होगी।